तो उसने बताया कि कुणाल तो अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गया है और नेहा भी उसको कुछ उखड़ी उखड़ी लगी। वह प्राय अपने कमरे में ही बंद रहती है। विभा से बस 2-4 मिनट औपचारिक बातें करके फिर अपने कमरे में चली जाती है। रमा दीदी ने स्वयं ही अपनी बेटी की बेरुखी की सफाई देते हुए विभा को बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण नेहा बुझी बुझी सी रहती है। रमा दीदी उसको कई बार डॉक्टर को दिखाने को कह चुकी हैं, पर वह हर बार उनकी बात अनसुनी कर देती है। उन्होंने विभा को जब उसका चेकअप करने का आग्रह किया तो पहले दिन तो नेहा ने साफ मना कर दिया, पर 2 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह लगातार कई बार उल्टियाँ कर चुकी थी। उस दिन उन्होंने नेहा को ज़बरदस्ती डांटते हुए विभा से चेकअप कराने के लिए बाध्य किया, तो हार कर नेहा को उनकी बात माननी पड़ी। रमा का मुआयना करने के बाद विभा को लगा कि मामला कुछ और ही था। उसने जब अकेले नेहा से बात की तो उसने बताया कि 4 महीने से उसके पीरियड्स नहीं हुए थे। उसने विभा को अब तक डॉक्टर को नहीं दिखाने की वजह भी यही बताई कि कहीं डॉक्टर ने उसके पापा को सब कुछ बता दिया तो पापा उसका जीना मुश्किल कर देंगे। नेहा ने विभा को कोई टैबलेट देने को कहा जिससे उसे समस्या से छुटकारा मिल जाए, पर विभा ने बताया कि समय बहुत अधिक निकल जाने के कारण एबॉर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नेहा का मुआयना करने के बाद जब रमा दीदी ने विभा से बीमारी के विषय में पूछा तो न चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ा। रमा दीदी के होश उड़ गए थे। वह काफ़ी देर तक सिर थामे बैठी रहीं, फिर नेहा की ओर देखते हुए बोली, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह हमारी दी हुई छूट का ऐसा दुरुपयोग करेगी। हमारा इतना बड़ा परिवार है, यदि किसी को जरा भी भनक लग गई तो हम तो घर परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नेहा भी हालांकि मन ही मन तो घबराई हुई थी, फिर भी सहज होने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी, इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं। ठीक है, मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर अब क्या हो सकता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद विभा ने अपने मन की बात कही, मौसी यदि आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे सीनियर डॉक्टर बहुत योग्य समझदार डॉक्टर हैं, मुझ पर उनका विशेष स्नेह है। मैं आग्रह करके नेहा की समस्या को सुलझाने के लिए कहूँगी। बस यह आप देख लें कि हमारे छोटे शहर के हॉस्पिटल में नेहा रह पाएगी कि नहीं। अपनी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपको वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरे, आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मौसा जी या उनके परिवार वालों को भी कोई शक नहीं होगा। विभा के प्रस्ताव को सुनकर रमा दीदी और नेहा की आंखें भर आई। रमा दीदी ने तो भावुक होकर विभा का हाथ पकड़ते हुए कहा, विभा, आशा ने तुमको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि तुम बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर इस समस्या से छुटकारा दिलाने की इतनी बड़ी बात कर रही हो। विभा, मैं हमेशा तुम लोगों के स्मॉल टाउन मेंटेलिटी का मजाक उड़ाया करती थी। अपने मेट्रो सिटी कल्चर के अहम में डूबी मैं तुम लोगों को हमेशा पिछड़ा हुआ और हीन समझती थी, पर आज तुम्हारी समझदारी और सोच को देखकर मुझे लगता है कि वास्तव में हम लोग ही तुमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं तो अपने अहम और घमंड में डूबी, ना तो अपने बच्चों की सही परवरिश कर पाई और ना ही उन्हें अच्छे संस्कार दे पाई। अब तुमसे क्या छुपाऊं। यह बात बिल्कुल सही है कि अहंकारी और दूसरों को हीन व तुच्छ समझने वाला व्यक्ति अंततः औंधे मुंह आकर ही गिरता है। कहते कहते रमा दीदी रो पड़ी। रमा दीदी की बातें बताते बताते विभा की भी आंखें नम हो गईं। मुझसे बोली, मम्मा, आप बचपन में हम पर जो अनुशासन रखती थी ठीक ही करती थी। उस समय तो जब नेहा और कुणाल को मजा मस्ती करते देखते तो उनकी लाइफ स्टाइल से हम बहुत प्रभावित रहते थे। उस समय आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती थी, पर इस बार नेहा और कुणाल को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ग्लैमर और भौतिक चकाचौंध का क्या दुष्परिणाम हो सकता है।